प्रदेश और देश की राजनीति में इस वक्त कई बड़ी घटनाएं घट रही हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार और आपका धन्यवाद और सभी को प्रणाम। कपिल जी, देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले जिस विभाग को इतनी अहम जिम्मेदारी को आप संभालते हैं, पहले जरा उसके बारे में बात करते हैं। हमेशा से रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है विपक्ष का, जिसे लेकर सरकारें अक्सर घिरती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस विभाग को आप संभालते हैं, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग का, उसके पास इस जवाब सबसे बेहतरीन अगर जवाब है तो इसी के पास है, इस विभाग के पास है। और इतने अहम विभाग को आप संभाल रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, किस तरीके से प्रदेश के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में आगे बढ़ाया जा रहा है, और जो विपक्ष इतना बड़ा मुद्दा बनाता है रोजगार का, उसमें कितना प्रभावी आपका विभाग और आपका काम आज साबित हो रहा है। देखिए, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी हमको देने का और हमारे प्रति विश्वास व्यक्त करने का काम किया। लगभग 5 वर्ष से ये विभाग मेरे पास है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भी इस विषय पर चर्चा करते हैं, जब भी उनका कोई वक्तव्य होता है, उद्बोधन होता है, युवाओं से बातचीत करते हैं, तो स्किल की बात होती है। प्रधानमंत्री का सीधा सीधा आह्वान रहता है कि युवाओं के हाथ में हुनर होगा, बच्चे स्किल्ड होंगे, बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, तो तभी ये देश आगे बढ़े। जो कल्पना, जो संकल्प आदि प्रधानमंत्री मोदी जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, आते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका 20% यानी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो संकल्प लेने का काम किया है कि इसकी अर्थव्यवस्था हम खड़ी करेंगे, उसमें हमारे विभाग का अहम रोल है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। तो हमारे विभाग के द्वारा युवाओं को ट्रेनिंग देकर विभिन्न सेक्टरों के अंदर, अभी हमने जो परंपरागत ITI चली आ रही थी, उस ITI को 2 कदम आगे बढ़ा करके एक टाटा के साथ MOU करके एक बड़ी छलांग हमारे विभाग ने लगाने का काम किया और लगभग 30 सेक्टर्स के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के हमने 150 ITI को डेवलप करने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मशीनें लगी। आज वो 150 ITI हमारी वर्किंग में है, एडमिशन हो गए हैं, उनमें काम चल रहा है। इसी के साथ साथ 62 ITI और हैं, यानी लगभग 215 ITI उनको हमें डेवलप करने का काम किया, उनमें हमारा काम चल रहा है। इसी के साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के विभाग हैं, क्षेत्र हैं, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ड्रोन है, सोलर है, ई व्हीकल है, तो और इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग है। ऐसे सब सेक्टरों के अंदर हमने युवाओं को स्किल्ड करने का काम किया, स्किल कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्री डिमांड है उसके अनुसार हम बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। जो फैक्ट्री में ड्वेल सिस्टम है, यानी हमारे ITI में पढ़ने वाले बच्चे ITI में प्रशिक्षण करें और वर्ष में कम से कम 3 महीने उनको इंडस्ट्री में जाने का मौका मिले, इंडस्ट्री में जाकर के फैक्ट्री पे खड़े होकर के, मशीन पे खड़े होकर के शिक्षण करने का मौका मिले। और उनके साथ साथ जो इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्री ऑनर हैं, उनके फोरमैन हैं, उनके अन्य अधिकारी हैं, वो हमारी ITI के अंदर आए, हमारे बच्चों को प्रशिक्षण दें और ट्रेनिंग दे करके अपने अनुसार तैयार करें। जो हमारा फ्लेक्सिबल सिस्टम है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए रेमंड से हमने काम किया, तो रेमंड हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करता है, कैसे सिलाई होगी, डिजाइनिंग होगी, एम्ब्रॉयडरी होगी, ये सारा काम रेमंड बच्चों को सिखाता है, अपने यहाँ जॉब देने का काम करता है। ऐसे महिंद्रा है, टाटा है, ऐसी कंपनियों के साथ MOU करके हम बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाना और उनके अनुसार उनको काम दिलवा, रोजगार दिलवाना, इसमें हम लोग काम करते हैं। तो मुझको लगता है कि विभाग हमारा लगातार बहुत तेजी के साथ और उनको ऊर्जा दे करके और लगातार रोजगार मिले, सरकारी सेवा में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और उन सब युवाओं को प्रशिक्षण रोजगार दिलवाने का हम काम कर रहे हैं। पिछली सरकार से अगर तुलना की जाए, योगी सरकार में कितना बदला है स्किल डेवलपमेंट का ये क्षेत्र, और आज का जो हुआ समय है,
कल तक हम जो पढ़ रहे थे, अचानक से हम पाते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदली है कि अब हमें किसी नई स्किल की जरूरत है। तो इस बदलते हुए समय के साथ कैसे बदलाव आप कर पाते हैं इस विभाग में? देखिए, आप हमारे केवल मुझसे कहलवाने के बजाय आप किसी भी पूरे प्रदेश से किसी भी जिले में आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो हमारी ITI में डेवलप आपको मिलेगा, अभी पिछले 8 वर्ष की तुलना अगर हम करें पिछले 80 वर्ष से, 70 वर्ष से, 60 वर्ष से, तो आपको आश्चर्यजनक तरीके से परिवर्तन देखने में नजर आएंगे। बिल्डिंग का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टाटा के साथ हमने काम किया, उसका शेड, उसका शानदार AC, उसका पूरा वर्कशॉप, शानदार मशीनें, लड़के अपडेट, बच्चियां अपडेट ड्रेसेस में, उनकी स्पीकिंग, उनको इंग्लिश स्पीकिंग हम सिखाते हैं, उनको लैंग्वेज हम सिखाते हैं। उन सब चीज़ों को हमने काम करने का काम किया है। जहाँ पहले खराब शब्द में इस्तेमाल करूँगा, जो भैंस के तवे होते थे ITIs, आज के शानदार केंद्र और वोकेशनल ट्रेनिंग के शानदार केंद्र बने खड़े हुए हैं। इंडियन ITI के बच्चों पर हमारे बच्चे एक्सपर्टाइज होकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा टारगेट है, हमारा कौशल विकास के माध्यम से भी, यानी मिशन के माध्यम से भी हमारा ये टारगेट है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, मुख्यमंत्री जी का हमको निर्देश है कि हमारे बच्चे केवल नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बने, एंटरप्रेन्योर बने। उसके साथ अपने विभाग को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। आपने एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र किया और ये बहुत ही ट्रेंडिंग शब्द है आज के ज़माने में। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भले ही प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट नौकरियां कितनी भी हों, लेकिन एक सरकारी रोजगार को लेकर जो मोह है वो ख़त्म नहीं होता है। इसके लिए भी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक माइंडसेट में बदलाव की ज़रूरत है कि विपक्ष भी जब मुद्दा उठाए या लोगों के मन में भी जब रोजगार या नौकरी का प्रश्न आए तो वो सरकारी नौकरी ही सोचते हैं। इससे हटकर, जैसा कि आपने कहा, ये माइंड चलने की ज़रूरत है कि सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हम बन सके, एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा दे सकें। इस हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी सिस्टम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी सरकारी 7 लाख से अधिक युवाओं को, युवतियों को रोजगार, सरकारी नौकरी मिलने का काम हुआ डिफरेंट सेक्टर में। पुलिस में हुई है, बेसिक शिक्षा में हुई है, माध्यमिक में हुई है, डिग्री कॉलेज में हुई है। हमारे यहाँ भी लगभग 1600 भर्तियाँ हमारे विभाग में भी हुई हैं और भी विभाग के अंदर काम चल रहा है। लेकिन सरकारी नौकरी असिस्टेंट भी है, एक लिमिटेशंस भी है। लेकिन इंडस्ट्री का जिस तेजी के साथ विस्तार हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री का जैसे इन्वेस्टमेंट हुआ है, जब 2 बार 3 बार इन्वेस्टर समिट होती है, हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री का प्रयास रहता है और लगभग 43 करोड़ CR का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। और जब फैक्ट्रियाँ धरातल पर आती नजर आती हैं तो उन सब में युवाओं को रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी और उनमें जो बच्चे स्किल्ड होंगे, जिन पर एक अपनी कॉन्फिडेंस होगा, अपना भरोसा होगा, जिन्होंने ढंग से प्रशिक्षण देने का काम किया है, अच्छे तरीके से काम किया है, अपार संभावना उनकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि बिल्कुल आप भरोसा रखिए। केवल डिग्री लेने से आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, आप किसी भी सेक्टर में स्किल्ड हैं, तो आप जीवन में हताश निराश नहीं हो सकते। अगर आप नौकरी ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी और उसी में से प्रशिक्षण लेकर के 1 साल 2 साल 4 साल आपने ट्रेनिंग लेकर के अपना काम किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप के साथ आप जुड़े, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत शायद बढ़िया काम कर सकते हो। मैं आप थोड़ा सा प्रदेश में हो रही राजनीति के बारे में बात करता हूं। अखिलेश जी लगातार जातियों का मुद्दा उठा रहे हैं और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कथावाचकों को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, उनकी जाति को लेकर बात की जाने लगी और धीरे धीरे बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक पहुंच गई। वो कितने पैसे लेते हैं, क्या कोई आम व्यक्ति उन्हें बुला सकता है, इसे लेकर धीरे धीरे उन्होंने कथावाचकों से होते हुए बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक और खराब स्थिति इसमें प्रदेश के अंदर विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है। एक नैरेटिव प्रदेश के अंदर चला जा रहा है। उनको इस बात का दर्द है कि श्री नरेंद्र मोदी, जिनके 11 वर्ष पूरे हुए हैं उनकी सरकार के, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको 8 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, कैसे दोनों सरकारें शांतिपूर्वक प्रगति के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जन आकांक्षों को पूरा करते हुए, गरीब कल्याणों का सही प्रकार से अनुपालन करते हुए, धरातल पर उतारते हुए ये कैसे सरकारें चल रही हैं। ना दंगा हो रहा है, ना झगड़ा हो रहा है, ना जातिगत वैमनस्य हो रहा है, सर्वत्र शांति दिखाई देती है, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में काम कर रहे हैं। कैसे सब चीज़ें
नियंत्रण में दिखाई देती है, ये विपक्ष को बर्दाश्त नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातों को हवा दे करके, छोटी छोटी बातों को तूल दे करके, उनमें जातिगत वैमनस्य फैला करके, ये झगड़ा दो लोगों का होता है। किसी गांव के अंदर अगर मैं पुजारी की चर्चा आपसे करूं, कथावाचक की चर्चा मैं आपसे करूं, तो दो लोगों ने या एक परिवार ने 2-3 लोगों के साथ घटना की, उसमें इन्वॉल्वमेंट कहां से आ गया? किसी जाति ने किसी जाति के साथ काम नहीं किया, 2-4 लोगों ने 2 लोगों के साथ ये घटना की, उसमें मुकदमा कायम हुआ, उस पर कार्रवाई हो रही है। और उसको जातिगत बनाना, उसको उसके अंदर पीढ़ी ढूंढना, उसमें एक जाति के साथ खड़े होना, फिर संतों पर टिप्पणी करना, फिर कथावाचकों के पैसे लेने की टिप्पणी करना, ये कितना शर्मनाक है, कितना निंदनीय है। जितना उसकी भर्त्सना की जाए मुझको लगता कम है। कथाओं की परंपराएं सदियों सदियों से चली आ रही। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को भागवत सुनाई। हमारे सुखतीर्थ में, जो मुजफ्फर मेरे विधानसभा क्षेत्र के हमारे जनपद के मुजफ्फर पड़ता है, वो व्यास जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाने का काम किया। तो कथाओं तो परंपराओं चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही, सदियों सदियों से चली आ रही है। महर्षि वाल्मीकि ने कुश को और लव को अपने आश्रम में रह करके आश्रय दे करके उनको कथा में पारंगत करने का काम किया, दुनिया भर का ज्ञान देने का काम किया। अब आज अगर अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों पर टिप्पणी करने का काम करती है, कथावाचकों पर टिप्पणी करने का काम करती है, तो इनकी हताशा के अलावा कुछ नहीं है। ये समाजवादी पार्टी हताशा है, निराशा है, मुद्दा विहीन पार्टी है, कोई एंडा इनके पास नहीं है। ये जनता की नजरों में आज ये इनका लगातार धीरे धीरे पतन हो रहा है इनकी पार्टी का, और मुझको लगता है कोई लोकप्रियता इनकी आज समाज के अंदर नहीं। आपको लगता है जातियों का जो नैरेटिव इस वक्त बनाया जा रहा है वो आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए नुकसान कर सकता है? अभी से इस नैरेटिव को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि विधानसभा चुनाव आते आते ही एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बीजेपी अपना काम कर रही है, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। छोटी ही गलती जनता से हुई कि जब अभी लोकसभा के चुनाव में संविधान हो, आरक्षण का विषय हो, उनको लेकर नैरेटिव फैलाया गया और जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी नुकसान हुआ। तो उसी से सबक लेकर के उसी जनता ने, उसी समाज ने हरियाणा में हमको जिताने का काम किया, महाराष्ट्र में हमको जिताने का काम किया, दिल्ली में हमको जिताने का काम किया। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हमने जीता। और लगातार मैं आपको जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि काट की हांडी जो कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के चढ़ाने का काम किया था, वो काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, वो जल चुकी, उसका विनाश हो चुका है। और जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि इनका कोई एंडा, चाहे श्री राहुल गांधी हो, चाहे श्री अखिलेश यादव हो, कोई एंडा इनके पास नहीं है। और जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर एक विश्वास भरी नजरों देख रही है। उन्होंने इतने लंबे समय में एक विश्वास जो सरकारों ने, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, जो भरोसेमंद सरकार देने का काम किया, एक जवाबदेही जो सरकार साबित हुई है, वो लगातार और आगे बढ़ेगा। और हमको लगता है कि भरपूर आशीर्वाद जनता का लगातार हमको मिलता रहेगा। धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार वैसे काफी सख्त रही है, लेकिन एक बार फिर से ये ऐसा एक केस सामने आया। प्रयागराज की एक महिला को केरल ले जाया गया, वहां पर त्रिशूर में धर्मांतरण करवाकर उसे आतंकी बनाने की पूरी ट्रेनिंग दे दी गई थी। और उस वक्त एजेंसियां जो हैं वो सक्रिय होती हैं, कुछ लोगों के बारे में पता चलता है और फिर इस पूरे नेटवर्क के बारे में सब कुछ सामने आता है। धर्मांतरण आज भी इतनी सख्ती के बावजूद एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। श्री अखिलेश यादव जी से पूछिए उनका क्या कहना है, श्री राहुल गांधी से पूछिए उनका क्या कहना है, श्री लालू प्रसाद यादव से पूछिए उनका क्या कहना है, ये लोग केजरीवाल से पूछिए उनका क्या कहना है। ये लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, जब इस प्रकार का धर्मांतरण के विषय आते हैं तब अखिलेश यादव क्यों चुप रह जाते हैं, तब राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुलती है। जब जब देश में इस प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, जब जब देश विरोधी तत्व देश के अंदर सक्रिय होते हैं, इन लोगों की जुबानें हिल जाती हैं, ये बोलते नहीं है। और जब भी कोई छोटा विषय आता है भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। ये जब देश के मर्यादा का विषय है, जब देश में धर्मांतरण होता है, इनके लोग पकड़े जाते हैं धर्मांतरण करते हुए, जिनको ये पोषित करने का काम करते हैं। जब ये लोग धर्मांतरण करते दिखते हैं, जब श्री अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं बोलती है, श्री राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, कांग्रेस चुप रहती है, तो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। जो इस प्रकार के सामाजिक तत्व होंगे उनको सरकारी स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कानून के दायरे में रह करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रयागराज में चंद्रशेखर रावण के समर्थकों की तरफ से जबरदस्त हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई।
और वो भी एक कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने की, और उनकी तरफ से क्या कुछ बातें कही गई वो आपने भी सुनी हो। देखिए, उसमें कानून अपना काम कर रहा है। जो जो चीजें होती हैं, कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, वो कोई भी हो, कितना भी प्रभावी हो, उस पर कार्रवाई हो। एक आखिरी सवाल मैं फिर से आपसे रोजगार पर ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे रोजगार के आंकड़े और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया, उसकी चर्चा बार बार होगी। और क्योंकि बीजेपी यह दावा करती है कि हम अपना चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं, और इसीलिए मैं बार बार यह कहता हूं कि आपका विभाग शायद सबसे होगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के जो आंकड़े होंगे और उनके जरिए प्राप्त हुआ जो रोजगार होगा, वो आंकड़े शायद चुनाव के वक्त सबसे अहम साबित हो सकते हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में किस तरह की प्लानिंग के साथ आपका डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके, निवेश लाया जा सके? देखिए, मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट करूं कि अभी तक हमारा विभाग, जब हमारे पास ये जिम्मेदारी नहीं थी, तो जो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे हाई स्कूल 12th, ऐसे ड्रॉप आउट बच्चों को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दिलवाने का काम होता था। हमने उस पैटर्न को बदलने का काम किया। हमने प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले बच्चों को, सारे इंटरमीडिएट कॉलेज प्रदेश में सर्वे करा करके वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाने का हमने काम शुरू किया। अभी हम उसको डिग्री कॉलेज के अंदर भी लेके जा रहे हैं। जितने प्रोफेशनल कॉलेज हैं उन सब के अंदर भी हम स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। यानी युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ वो बीटेक करें, वो एमटेक करें, वो एमसीए करें, वो बीकॉम करें, वो एमएससी करें, बीएससी करें, कुछ भी करें, लेकिन उनको किसी एक सेक्टर में स्किल होना ही चाहिए। इस टारगेट के साथ हमारा विभाग काम कर रहा है। तो उन बच्चों को पढ़ाई के हिसाब से मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समझा सकता हूँ। एक बच्चा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, तो हम जानते हैं कि मान लो 15 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे, बच्चों को सिलेक्ट होना 1 लाख को, तो 14 लाख बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे। वो अगली बार तैयारी करते हैं, तीसरी बार तैयारी करते हैं। अगर तैयारी में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो उनके लिए फिर क्या अपॉर्चुनिटी है? तो या तो फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं, या कि प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते हैं, टीचिंग करते हैं। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा, या किसी भी सेक्टर में अगर स्किल्ड होंगे, किसी काम में उनकी मास्टरी होगी, तो अपना व्यापार और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ऐसे सभी युवाओं से आह्वान करूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ किसी एक सेक्टर में, आप सोलर में जाइए, आप ड्रोन में जाइए, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर जाइए, आप कंप्यूटर में जाइए, जो भी आप 3D प्रिंटिंग में जाइए, आप कोडिंग में जाइए, आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में जाइए, यानी किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे तो आपको जीवन में प्रसन्नता मिलेगी, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, और आप आत्मनिर्भर बनेंगे, और आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। और संकल्प के साथ मैंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र हमको बनाना है, तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देश आपके प्रयास से, आपके अहम योगदान से देश आगे बढ़ सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल देव अग्रवाल जी इस बातचीत के लिए, और जनतंत्र टीवी के लिए आपने समय निकाला। बहुत शुक्रिया सर।